अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ सेशन में जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे, मार्केट के हवाले से जानेंगे और जो है इसके अलावा थोड़ी बहुत बात हम करेंगे कि आईटी सेक्टर में क्या मामला चल रहे हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में क्या हो रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम उनसे डिस्कस करेंगे। जी हाँ, और ये सारी डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं फरहान महमूद साहब, जो कि शेयरमैन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक है। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने जो हमारे सेशन के लिए वक्त निकाला। और सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी मार्केट के हवाले से कि मार्केट आपको यहाँ से कैसी लग रही है, क्या लग रहा है आगे? और जो है क्योंकि इस वक्त इंडेक्स 80,000 को भी क्रॉस कर चुका है, तो क्या आगे जो है रिस्क फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, क्या है? थोड़ा सा इसके ऊपर आप हमें ब्रीफ करें। देखिए, सबसे जो पहला इंडिकेटर होता है, तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं, वो मार्केट का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो अगर मार्केट की प्राइस टू अर्निंग पर देखें, अगर मार्केट को, वो तकरीबन 4.5 के मल्टीपल्स पे, यानी अपनी अर्निंग्स के 4.5 टाइम्स जो है, अभी अगर हम कहते हैं अगर इंडेक्स 50,000 का है तो वो उतना ट्रेड कर रहा है अपनी अर्निंग्स के 4.5 टाइम। अब ये है कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो मार्केट का 10 साल का एवरेज अगर हम देखें तो वो कोई 8.25 टाइम्स मल्टीपल पे चलता था। लेकिन उस वक्त मार्केट की, मतलब कंट्री के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उठा लें आप, तो काफी बेहतर थे। ग्लोबल भी जो थे वो फ्लोज आते थे। रीजनल पाकिस्तान के जो स्टैंडिंग थी वो काफी मजबूत थी। तो वो मल्टीपल्स तो खैर हम मुश्किल है अभी फिलहाल देखें। लेकिन एक अगर हम जायजा लें पिछले 5 सालों का, जहां पे हमने देखा है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी रही थी मुल्क को और इकोनॉमिक कुछ चैलेंजेस थे। कोविड के बाद एक कॉमोडिटी जो है शॉक आया था, उसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमी को इफेक्ट हुआ था। तो अगर इन पिछले 5 साल का एवरेज देखें तो वो कुछ एवरेज था मार्केट का, कुछ 6 टाइम्स, यानी एवरेज ट्रेड की है इन 5 सालों में। एवरेज मतलब इन तमाम सालों। हम्म। तो अगर हम अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी सामने रखें तो वो कुछ लगभग उसी के ही करीब है। अगर आप जीडीपी ग्रोथ को भी देख लें, सिवाय इंटरेस्ट रेट के अगर हम देखें तो काफी चीजें जो है अब हमें नजर आ रही है कि इन्फ्लेशन भी नीचे आ गया है। इंटरेस्ट रेट भी आगे जाके हम देख रहे हैं कि शायद ये 17-18% पे आ जाए। तो सिवाय इंटरेस्ट रेट के अलावा काफी चीजें, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत अच्छा हो गया। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान मार्केट जो है वो नेक्स्ट ईयर में तकरीबन कोई 6 के मल्टीपल पे ट्रेड कर सकती है, जो कि अभी 4.5। तो ये कोई लगभग 25-30% का अपसाइड बनता है। उस हवाले से इंडेक्स हम समझते हैं कि बढ़ना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा जो रिस्क हो सकता है वो आईएमएफ अगर डिले आता है, तो कोई मार्केट के सेंटिमेंट या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो अभी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़े। लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि ऐसा नहीं है, सब स्मूथ चल सही। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बात की कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो नंबर्स में जो हमें दिखता है कि वो कम हो रहे हैं, और जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट अभी कम भी हुआ और मजीद हम जैसे कि आपने कहा कि हमें एक्सपेक्टेड है कि 3-4 नंबर और इंटरेस्ट रेट गिरेगा। लेकिन सर, अभी जो मौजूदा बिल्कुल जो करंट सिनेरियो जो इस वक्त है, जिस तरीके से टैक्सेस, बजट के बाद जो टैक्सेस की जो वो भरमार हुई है, तो इन्फ्लेशन के नंबर आई गेस थोड़े से बढ़ गए हैं। तो ऐसे में ये जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है, आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस हैं? देखिए, ये बहुत से लोग इससे तबसरा भी करते हैं, अपने व्यूज देते हैं। कुछ कहते हैं कि जी रूम नहीं है क्योंकि आईएमएफ ने कहा है कि मॉनेटरी टाइटनिंग होनी चाहिए। अगर हम उसके आईएमएफ को ही सामने रखें तो जो इंडिकेशन है वो कहते हैं कि जी रीजनेबल टाइटनिंग। अब ये जो रीजनेबल टाइटनिंग है
ये बड़ा सब्जेक्टिव है। ये किससे क्या होगा, इससे क्या मुराद है? जो मैं समझता हूँ वो ये मुराद हो सकती है कि पिछले अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान का जो अगर हम इंटरेस्ट रेट का देखें, जो इन्फ्लेशन और तमाम चीजों को देखें, तो वो कोई इंटरेस्ट रेट कोई पॉजिटिव, यानी अगर हम इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का मुवाजना रखें तो तकरीबन आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 2% का उनका फर्क है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम इन्फ्लेशन ले लेते हैं कि जैसे अगर ये अगले साल जो है ये 12-13% होगी, तो टेक्निकली हिस्टोरिकल रेट, इंटरेस्ट रेट तो 15% से होने चाहिए। हिस्टोरिकली अगर हम देखें ऐसा था। लेकिन ऐसा थोड़ा मुमकिन अब लगना मुश्किल है क्योंकि कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी है पाकिस्तान को। ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो डेफिनेटली हमारी इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, मतलब हम फॉरेन इंपोर्ट की तरफ जाते हैं, वहां मसला आना शुरू हो जाता है। तो लगता यह है कि अभी अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन कोई 12-13% के करीब है, जबकि जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 20.5% है। तो अगर हम ये देखते हैं तो इससे तो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट का आ रहा है जो कि लगभग कोई 7-7.5% है। तो आईएमएफ का ये है कि जी हिस्टोरिकली देखते हुए हम समझते हैं कि शायद वो 2-3% ना हो, शायद 5% हो। मॉनिटरी टाइटनिंग का मतलब कह सके जी 5% रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट हो, तो हम समझते हैं कि रूम तो अभी भी है बेस्ड ऑन हिस्ट्री, नंबर वन। नंबर टू, जो पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस एक्सटर्नल अकाउंट्स में वो काफी अच्छी है, रेमिटेंसेस भी बहुत अच्छे रहे हैं। फिर इंपोर्ट बहुत कट डाउन की है पाकिस्तान ने, उसमें एनर्जी इंपोर्ट भी है, नॉन एनर्जी इंपोर्ट भी है। तो काफी बेहतर है अगर इंटरेस्ट रेट को कम किए जाएं, क्योंकि जो इकोनॉमी है उसकी जो आउटपुट है, ओवरऑल एग्रीगेट आउटपुट इकोनॉमी की, वो अगर हम तमाम सेक्टर्स को देखें तो तकरीबन 3-4 साल के लो पे खड़ी है। जिसकी वजह से जो माशी तौर पे जो जनरल पब्लिक है और जो पुवर्टी लेवल्स होते हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं। तो बहुत जरूरत है कि इंटरेस्ट रेट को नीचे लाया जाए, और साथ ही इसका फायदा हुकूमत को भी होगा क्योंकि जो सबसे बड़ा बोरोअर है वो हुकूमत इटसेल्फ है, जो कि टी बिल्स और पीआईबी से बोरो करती है अपने अखराजात जो भी होते हैं उससे। तो उसमें अगर इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी तो इनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है हुकूमत की इन बोरिंग से वो भी कम होगी, जहां पे एक रिलीफ मिल सकता है आवाम को भी और जो इंडस्ट्रीज है इकोनॉमिकली हुकूमत को भी, सबको रिलीफ हो सकता है। तो इंटरेस्ट रेट का हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि तकरीबन जो है 50 to 100 बेसिस पॉइंट है वो कम होना चाहिए। सही। और अगर सर इन केस अगर जो है अगर कम होता भी है और अगर नहीं भी होता है तो इसका इम्पैक्ट अगर मैं स्टील और गैस सेक्टर के हवाले से पूछूं तो इस पे क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं। देखिए, अगर हम इंडेक्स को देखें तो हमारा जो मेजर कंपोनेंट्स इंडेक्स के जो हैवी वेट्स हैं वो डेफिनेटली बैंक्स होते हैं। उस पे इंटरेस्ट रेट का वैसे अगर हम देखें तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि उनके मार्जिन जो है वो श्रिंक होते हैं। वो थोड़ी सी उनमें कंपटीशन आता है। तो उनके लिए तो खैर है, मतलब कम होता है, लेकिन ऑफसेट वो दूसरे तरीकों से हो जाता है कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स इतने नहीं होते। तो नेक्स्ट थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव आप कह सकते हैं। लेकिन जो जैसे डी लेवरेज, जो लेवरेज सेक्टर है जिसमें सबसे बड़ा स्टील और सीमेंट है, जिनकी अगर हम देखें तो वेट तो इतना बड़ा नहीं है, बट उनकी लेवरेज जो है वो अच्छी खासी, जो बैंकों ने लैंडिंग की हुई है वो स्टील को दिए हुए हैं लोन्स, सीमेंट को दिए हुए हैं। फिर टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा हैवी वेट है लैंडिंग के हवाले से। तो ये 3 सेक्टर मैं समझता हूँ कि इनको एक अच्छा रिलीफ मिल सकता है। इनकी बोरिंग कॉस्ट कम होगी, वो कम होगी तो अर्निंग इंप्रूव होंगी, और थोड़ा सा ये हो सकता है कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो इन सेक्टर्स में आए। सही।
अच्छा सर, आईटी सेक्टर के हवाले से थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगी कि इसकी जो अर्निंग है वो क्या एक्सपेक्टेड है? क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है और सुना है इसकी इसकी एक्सपोर्ट भी अच्छी हुई है। लेकिन काफ़ी स्लो चल रहा है। इस तेज़ी में भी इसकी वो परफॉर्मेंस नहीं है, क्या वजह है? देखिए, रिलेटिवली अगर हम देखें ना, तो आईटी सेक्टर पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसका रीजन ये होता है कि जब हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई थी अगेंस्ट डॉलर और हुँ, डिफरेंट करेंसी, तो इन कंपनीज के स्टॉक शेयर प्राइस में बहुत इंप्रूवमेंट है, क्योंकि उनके सारा एक्सपोर्ट यानी डॉलर बेस्ड रेवेन्यू। अच्छा, अब वो अगर हम देखें तो एक्सटर्नल साइड पे कोई अब इतनी डिवैल्यूशन तो अभी फिलहाल नहीं लगती, क्योंकि रिजर्व भी एक अच्छे लेवल पे आ गए, इंपोर्ट भी कम हो गई है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी मैनेजेबल हो गया है। तो लगता यह है कि अभी यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी रेवेन्यू की, वो पिछले 1 डेढ़ साल में हमने देख ली, जिसकी वजह से मार्केट ने भी उसको अकाउंट फॉर किया और प्राइसेस बढ़ी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो एज सच कोई करेंसी डिवैल्यूएशन की कोई चांस या रिस्क अभी तो इमिनेंट नहीं नजर आता, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई इनके रेवेन्यूज में बहुत ज्यादा इजाफा हो। हाँ, ये हो सकता है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ रहेगी अगर ये नए कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं यूएसए और स्पेशली कुछ कंपनीज, आईटी कंपनीज जो मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा फोकस है, वहां पे अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल है। यूरोप में बहुत सारे पोटेंशियल है, तो अगर वहां पे कुछ कंपनीज ग्रो करती हैं तो यह हल में होगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के रेडार में आईटी कंपनीज ड्यू टू दिस रीजन जो मैंने आपको, वो शायद ना हो। नहीं। अच्छा सर, टेक्सटाइल के हवाले से थोड़ा-सा ये बताएँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी आई है या फिर जैसे मौजूदा हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, ये हमेशा जो है कुछ ना कुछ इस तरह के ये काम करती हैं। और जैसे अगर हम देखें निशात लीलन है, गुल अहमद है, ये खुद एक बहुत बड़े जाइंट हैं, तो इनकी गवर्नमेंट से कोई नेगोशिएशन चल रही है कि जो है मज़ीद एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से? देखिए, ये जो बजट था, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट किया टेक्सटाइल कंपनीज को। आपको पता होगा कि हुँ, इनका जो है मिनिमम टैक्स एक्सपोर्ट पे है, वो इन्होंने हटा करके कॉर्पोरेट टैक्स पे इनको शामिल, यानी नॉर्मल टैक्स जो होगा जो कॉर्पोरेट देती है उनको कर दिया है। यानी कि अगर जो है कोई 29% कॉर्पोरेट टैक्स और 10% सुपर टैक्स है, तो कुल मिला के कुछ 39% हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो भी टेक्सटाइल कंपनी है, चाहे वो लोकल सेल करे चाहे वो एक्सपोर्ट सेल करे, तो दोनों को सेम टैक्स लगेगा। तो अब इंसेंटिव कुछ रह नहीं जाता एक्सपोर्टर्स को कि वो एक्सपोर्ट करें या लोकल। तो पहले तो ये इंसेंटिव होता था कि जो भी टेक्सटाइल कंपनी बनती थी या जो भी एक्सपेंशन की तरफ जाती थी, उसका फोकस जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ होता था। तो ये चीज जो है ये हुई है, बट ये मैं समझता हूं कि एक्सपोर्टर्स की ही वजह से हुई है, जो कि मेरे ख्याल में ठीक है। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो काफी स्टेगनेंट रही है, डिस्पाइट द फैक्ट के बहुत इंसेंटिव हुकूमत ने दिए सेक्टर को, गैस प्राइसेस के हवाले से बिजली के रेट उनको सस्ते मिलते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सपोर्ट से कोई फायदा नहीं हो। तो मेरे ख्याल में क्योंकि हुकूमत को टैक्सेस की बहुत जरूरत थी इस दफा, क्योंकि एक बड़ा आईएमएफ प्रोग्राम करने जा रहे थे, तो आसान तरीका यही था हुकूमत के पास कि इनके एक्सपोर्ट पे अगर आप टैक्स लगा लेते हैं तो वो हमारे मुताबिक भी कोई कोई तकरीबन 80 से 100 अरब के करीब जो है वो जमा हो जाएगा। तो ये एक टैक्स मेजर है, बट टैक्स के लिए इसकी नेगेटिव इम्प्लीकेशन है। लेकिन इसके अलावा हुकूमत ने कुछ और तरीका सोचा है इनको एक्सपोर्ट को, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन सेंस ये है कि हमें डॉलर इनफ्लो हमें चाहिए। तो उसके लिए हुकूमत ने इनको ये कहा है कि हम जो है वो बिजली के रेट जो है वो थोड़े से इनको सब्सिडाइज देंगे। कोई लगभग कोई 9 सेंट की बात आ रही है, जो कि थोड़ा सा रीजनली कंपेटिटिव होंगे। और
गैस प्राइस के हवाले से कहा है, लेकिन वो भी एक कुछ पाइपलाइन में। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि कुछ महीने के अंदर, यानी कोई ऐसा पैकेज टेक्सटाइल को दिया जाए कि जिसकी वजह से जो एक फियर है तक के भाई ये शायद एक्सपोर्ट अफेक्ट हो, वो उसको ऑफसेट कर सके स्लाइटली। सही। अच्छा सर, बैंकिंग सेक्टर के हवाले से जैसे भी आपने कहा भी कि तो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हालांकि इंटरेस्ट रेट कम भी हुआ। एक माइंडसेट है कि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी फर्क आता है। तो जो है इसकी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और फिर ये कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फ़र्क आया है, और मज़ीद जो आगे एक्सपेक्ट हो रहा है कि मज़ीद अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बैंकिंग सेक्टर कैसा रहेगा? जिस तरह से तेज़ी में चल रहा है वैसे ही बरकरार रहेगा? क्या मामलात रहेंगे? थोड़ा-सा इस सेक्टर को आप एक्सप्लेन कर दें। देखिए, एक चीज तो ये कि जब इकोनॉमी पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो तो डेफिनेटली इन्वेस्टर जो है वो इजी एवेन्यू होता है कि वो बैंक में पैसा डाले। हम्म। तो अगर किसी इकोनॉमी में हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं तो डिपॉजिट रेट जो है वो अच्छा होता है, और जो है वो इन्वेस्टर जो है वो सीधे सीधे बैंक जाता है, वहां पैसा रखते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो वो एक डिपॉजिट के लिए तो ग्रोथ के लिए नेगेटिव है। तो बैंक के लिए जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है उसमें इफेक्ट पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी स्लो डाउन हम देख सकते हैं कि डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाए। बाकी जो मार्जिन है वो ऐसा लगता ये है कि बड़े बैंक जो है हमारे उन पे भी आए इम्पैक्ट, बट मैं ये समझता हूँ कि जितने मिड साइज और स्मॉल बैंक हैं, क्योंकि वो बहुत से कंपटीशन में होते हैं, compete करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां पे हम समझते हैं कि उनके मार्जिन जो है वो अपने फॉरगॉन करें टू गेट दोज डिपॉजिटर्स बैक। तो वहां पे मैं समझता हूँ कि मार्जिन की थोड़ी सी इरोजन हो सकती है, बट बिग बैंक मुझे लगता है क्योंकि उनके अच्छे खासे जो है वो करंट अकाउंट में होता है पैसा, जिसपे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, मतलब उस पर इम्पैक्ट नहीं आता, तो वहां पे मुझे लगता है कि कोई इतना इशू ना हो। लेकिन मिड साइज और स्मॉल बैंक के लिए थोड़ा नेगेटिव है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो न्यूट्रली फ्लैटिश ही रहेगी। अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी गिरते हैं, उसके ये कि जो इनके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होते हैं वो उससे प्रोविजनिंग कम हो जाएगी। फिर ये है कि अभी भी अगर हम देखें तो हुकूमत की जो है वो जिस तरह से खसारे हैं, अगर इसी तरह चलते रहे तो पैसे की जरूरत रहेगी हुकूमत को, और वहां पे जो है वो जाता रहेगा तो पैसा। तो मुझे लगता है कि निम इम्पैक्ट करेंगे, बट मिड और स्मॉल बैंक से ज्यादा। सही। अच्छा सर, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है फॉर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म। मेरे ख्याल में प्रॉफिटेबिलिटी अब मैटर नहीं करेगी बैंक के स्टॉक के लिए, जितना उनकी, अगर हम देखते हैं कि जब भी इकोनॉमी बेहतर होती है तो सबसे पहले बैंक परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि कंट्री की रेटिंग बहुत ज्यादा हद तक बैंक डिफाइन कर रही होती है कि उस अगर कंट्री की रेटिंग अच्छी है तो उसके अंदर लिक्विडिटी भी होगी, और लिक्विडिटी की बात होती है तो बैंक की बात आती है। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो होता है वो ज्यादातर अगर हम देखें तो बैंकिंग स्टॉक को प्रीफर कर रहा होता है। तो जब इकोनॉमी इंप्रूव होती है बैंकिंग सेक्टर भी इंप्रूव होता है, और उसका रीजन ये होता है कि अभी अगर हम देखें तो बैंक की जो प्राइस टू बुक, यानी प्राइस टू बुक जो है वो तकरीबन 1 से 1.25 के करीब है, जबकि एक जमाने में जब पाकिस्तान के मल्टीपल्स अच्छे थे और इंडिकेटर्स भी अच्छे थे तो ये तकरीबन 2 से 2.5 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यूज भी ट्रेड हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर री रेटिंग की वजह से, ड्यू टू दैट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इसमें इंटरेस्ट कंटिन्यू है, और स्पेशली बाय फॉरेनर। सही। अच्छा सर, ये लिम्बर्ट की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये था कि पाकिस्तान को जो है दोबारा से डाउनग्रेड किया गया है
और ये एक्सपेक्टेड है कि सितंबर तक जो है पाकिस्तान में फॉरेन सेलिंग आ सकती है। तो इस हवाले से थोड़ा सा आप बताएं। आप दोबारा बताइएगा, मैं जी। आवाज कट गया। ओके। सर, लिम्बर्ट की एक रिपोर्ट आई है, उसमें पाकिस्तान को जो है दोबारा से डाउन रेट किया गया है और ये भी एक्सपेक्ट किया गया है कि सितंबर तक जो है पाकिस्तान में फॉरेन सेलिंग जो है वो आ सकती है। तो थोड़ा सा इस हवाले से आपको की अगर कोई है तो जरा बताएं, कोई क्या इस न्यूज़ में कितनी सदाकत है? नहीं, मेरे ख्याल में तो बहुत सारी चीजें सब्जेक्टिव होंगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान का जो है वो बड़ा एक आईएमएफ पैकेज इन पाइपलाइन है, और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी सी कंटिन्यू रह सकती है। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेनर्स का इंटरेस्ट जो है, करेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। तो अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सही रहते हैं और करेंसी के ऊपर रिस्क कम हो जाता है क्योंकि डिवैल्यूएशन नहीं होगी, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो फिर उस जगह इन्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान की मार्केट रीजनली बहुत सस्ती है, बहुत 60-70% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। अपने हिस्टोरिकल एवरेज पे भी देख लें और जो है रीजनली भी देख लें। सिर्फ प्रॉब्लम ये होता था कि जो करेंसी का एक रिस्क होता था, उसकी वजह से फॉरनर्स जो है वो पैसा निकालते थे, कहते थे कि ये अट्रैक्टिव है, बट अगर करेंसी डिवैल्यूएशन शार्प हो जाएगी तो हमें नुकसान होगा। तो अगर ये फैक्टर आ जाता है तो मैं नहीं समझता कि कोई फॉरेन सेलिंग हमें सामने नजर आते हुए दिख रही है, क्योंकि काफी अरसे बाद जो है वो फॉरेन बाइंग पाकिस्तान मार्केट में है, और ड्यू। सर, थोड़ी सी जो है ना आपका इंटरनेट का आई थिंक इशू आ रहा है। ओके। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ से जो है जैसे अभी बजट के बाद हमने देखा कि मार्केट ने एक बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस स्टिल नज़र आ रही है, लेकिन आगे जाके कैसा लग रहा है ये जो जुलाई है, अगस्त में क्या कोई करेक्शन आ सकती है? और दूसरा ये कि ये भी कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो पुराने लोग हैं, जिन्हें जिन्हें आइडिया है, वो तो उनको तो इशू नहीं है, लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो काफी डरे हुए हैं और इतने हाई इंडेक्स पे उनको डर भी लग रहा है, काम भी करना है। तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? और अभी क्या आपको लगता है कि जो है मजीद कितनी करेक्शन आ सकती है? देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो ऐसा सच लगता नहीं है कि कोई ऐसा फैक्टर हो जो करेक्शन का बायस बने। ये कॉर्पोरेट रिजल्ट भी हम समझते हैं कि जो जून में रिजल्ट होंगे ये काफी बेहतर होंगे, और ये जो जुलाई और अगस्त में जो है ये डेफिनेटली, अगर हम अभी देखें तो काफी बातें आ रही है कि जो आईएमएफ है वो टैक्स के मामला से, स्पेशली जो एग्रीकल्चर है वो प्रोविंसेस से भी कोऑर्डिनेट करेगा, जो कि पहले कभी ऐसा नजर नहीं आया। उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो लग के ये रहा है कि शायद ये जो आईएमएफ की कोई नेगोशिएशन हो जाती है तो एक इससे भी थोड़ा सा सेंटिमेंट में पॉजिटिव है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसा कोई इशू होगा। बट अगर आप इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली की होती है इन्वेस्टर्स की, जब हमसे भी मुलाकात होती है तो यही बात होती है कि इंटरेस्ट है। लेकिन अगर हम उनको ये बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि एक्सपेंशन उन्होंने की है, लाइक जो कि अपनी जो प्रोजेक्ट की एक्सपेंशन की थी और जो उनकी बुक वैल्यूज है उनसे भी जो है वो कोई 50-60% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कहना जो है वो ऐसा होगा कि कुछ स्टॉक सेक्टर्स में बहुत अभी यहाँ पे
गुंजाइश है। अगर हम वैसे रैली देखें तो जो ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स देखें तो बैंक्स में काफी रैली आई थी, फर्टिलाइजर सेक्टर में आई थी, फिर ऑटो सेक्टर में काफी रैली आई हमने देखी। लेकिन अगर हम फिर आवाज पॉज हो गई है आपकी आवाज। जी। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? नहीं, पॉज हो गया था, अब आएगी। अब आप कुछ कहें। जी। जी, तो जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर है, वहां पे एनर्जी जो सर्कुलर डेट है वो रिजोल्यूशन हो गया, तो मेरे ख्याल में उसमें बहुत अच्छी वैल्यूज है। सीमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी वैल्यूएशन है, क्योंकि जो सेक्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी है, डिस्पाइट हायर इंटरेस्ट रेट। उनकी कोल प्राइसेस भी ऊपर थी, फिर भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी रही है। तो सीमेंट सेक्टर में जो है वो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे ख्याल में ये दो सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। और बाकी इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि मल्टीपल जो है अर्निंग के, वो बहुत इम्प्रूवमेंट की इसमें गुंजाइश है। सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, और जो है काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव बातें आपने हमसे शेयर की हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं आज के सेशन से आप लोगों से इजाज़त लूँगी, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।